इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी वो लगातार काम पर लगा हुआ है। उस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा अयोध्या में सक्रिय है, जिसने सारे टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकराओं को अयोध्या में शरण दे रखी है, बुला रखा है, और वो लगातार वहां से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। और उसी वक्त कई तरह के धार्मिक गुरु, जिनका असल में काम उस अयोध्या में ज्यादा था, वे लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। फिर भी एक राजनीतिक कार्यक्रम बहुत तेजी से अयोध्या में अपनी गति पकड़ रहा है, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसका इलेक्शन डिपार्टमेंट का दूसरा हिस्सा वो लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावर है, विपक्ष के ऊपर सवाल कर रहा है, जिसका नाम है मीडिया। और तीसरा हिस्सा अब लगातार विपक्ष के ऊपर दूसरी तरह से हमला कर रहा है, और उसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। ईडी ने अभी पिछले चंद दिनों में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को सम्मन भेजा है। और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब इनमें से कई मुख्यमंत्री जेल में जाने वाले हैं। क्या ऐसा होने वाला है कि अब अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और अगला नंबर तेजस्वी यादव का है? आज की वीडियो में इस पर बातचीत करेंगे, जरा इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या ईडी केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई करती है? क्या ईडी अब तक कितनी कार्रवाई सत्ताधारी दल और कितनी विपक्षी दलों के ऊपर कर चुकी है? इसका आंकड़ा आपसे साझा करेंगे। इन तीनों मामलों की पड़ताल करेंगे और आखिर में इसका विश्लेषण करेंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस तरह के कदम आगे किस दिशा में जा सकते हैं और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वो लगातार काम पर लगी हुई है, और आज की ताजा खबर दिल्ली से है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने पेश होने का सम्मन भेजा था। सुबह से गतिविधियां तेज हो गईं। दिल्ली पर उनके आवास के सामने लगातार दिल्ली पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई, लोगों की आवाजाही रोक दी गई, मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों तक को आने से रोका गया। हलचल तेज हुई कि कल जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने मीडिया से जिस खतरे की आशंका व्यक्त की थी कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या कहीं उसी दिशा में ईडी काम तो नहीं करने जा रही? इसी बीच में 12 बजे लाइव आकर वीडियो संदेश के जरिए अरविंद केजरीवाल सामने आकर अपना पक्ष रखते हैं, और वो पक्ष रखते हुए ये कहते हैं कि यह सारी साजिश उन्हें विपक्षी नेताओं को परेशान करने की एक राजनीति की तरह से देखी जानी चाहिए, और चुनाव करीब आने के वक्त भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये तमाम संगठन उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इन्हें जेल में डाल दें ताकि चुनाव प्रचार प्रभावित हो जाए, क्योंकि जिन नेताओं को पहले जेल में डाला गया है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, इन पर कोई आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाया है, लेकिन महीनों से ये लोग जेल में हैं, कार्रवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात की आशंका व्यक्त की कि यह पूरी प्रक्रिया चुनाव से प्रेरित है, और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो अपने वकीलों से बात करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईडी की यह कार्रवाई खुद ही नियम विरुद्ध है, खुद ही आपत्तिजनक है, इसलिए अब वो ईडी के ऊपर ही आरोप लगाएंगे और सवाल पूछेंगे कि आपने इस तरह की कार्रवाई की कैसे। इस पूरी बातचीत के बीच जो खबर आई, वो अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी थी। कल ही हेमंत सोरेन ने अपनी आपात बैठक बुलाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो आम आदमियों से यह पूछना चाहा
कि क्या अगर उन्हें जेल में बंद कर लिया जाए तो वो जेल से सरकार चलाएं। ऐसी ही कुछ हलचल झारखंड के मुख्यमंत्री के घर देखने को मिली। वो भी अपनी बैठक बुलाते हैं कि अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा। तीसरी खबर यह भी है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को ईडी ने पेश होने के लिए बुलाया। अब तक खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को यह तीसरा सम्मन भेजा गया था जिसमें वो पेश नहीं हुए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको 7वां सम्मन कल भेजा गया, लेकिन उसमें भी वो पेश नहीं हुए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को ईडी में पेश होना है। इस खबर के बीच अब जरा इस बात की पड़ताल की जाए कि विपक्षी दल क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईडी है ये असल में इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, क्योंकि एक आंकड़ा इस बात की पड़ताल करने के लिए काफी हो जाता है। आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। ईडी और नेताजी का रिश्ता यह है कि 2014 से 2022 तक के आंकड़े बताते हैं जांच के दायरे में ईडी के 121 नेता आए, जिसमें से विपक्ष के नेता 115, यानी कुल जमा 6 नेता ऐसे हैं जो विपक्ष के नहीं हैं। इनमें भी 3 पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी सबसे आगे हैं, जिनके ऊपर ईडी ने लगातार कार्रवाई की है। और यह आंकड़ा अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर 2014 से 2022 तक में ईडी ने जिन 121 लोगों को अपनी जांच के दायरे में बुलाया है, उनमें से केवल 6 लोग बीजेपी के। और फिर यह आरोप क्यों न सही साबित मान लिया जाए कि यह सत्ता के बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और केवल विपक्ष को कमजोर करना इसकी रणनीति है। क्योंकि बाकी लोग जो बीजेपी में हैं, क्या वो चोरी नहीं कर रहे? क्या वो कहीं से गलत नहीं? क्या उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं? उनका नाम किसी घोटाले में है ही नहीं? ये सवाल विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं। विपक्ष के लोगों की इस आरोप की एक और वजह इस आंकड़े में देखिए। ईडी की रडार पर विपक्ष कांग्रेस के 27 नेता, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजू जनता दल के 6, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, एसपी के 5, यानी इस तरह से सारे विपक्षी दलों के लोगों को ईडी ने अपने आगोश में ले लिया है। और यह आरोप इसीलिए विपक्षी दल लगातार लगा रहे हैं। और यह कोई नया नहीं है, इसके पहले बहुत तरह के आरोप इस पर लगते रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जब विपक्ष में थे, तो इस बात को आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल से बेहतर कौन समझेगा कि क्या उनके साथ खेल हो रहा है। और यह खेल आज जो बीजेपी कर रही है, एक जमाने में वही खेल थोड़ा दूसरे रूप में कांग्रेस किया करती थी। और आज कांग्रेस को यह बात समझ में आ रही होगी कि हां, कहीं ना कहीं तो कुछ चूक, कुछ गलती हुई है। वो रास्ता उन्होंने दिखाया, बस उस पर वो धीरे धीरे चला करते थे। बीजेपी दौड़ कर चल रही है, फर्क केवल इतना ही है। लेकिन हां, बीजेपी एक जगह पर सबसे अलग साबित हो गई। वो इतनी ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर अपने कैडर को बचाने वाली पार्टी है। वो अपने पार्टी के नेताओं के पक्ष में खड़ी हो जाती है, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो। अगर वो बीजेपी में है तो बीजेपी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उसके बचाव करेगी या उस पर चुप हो जाएगी। बीजेपी के काम करने की शैली बिल्कुल अलग है। आइए इसके कुछ बानगी आपको दिखाते हैं कि कौन से नेता जो कल तक तो बीजेपी के विरोध में थे, तो ईडी के जांच के दायरे में थे, और जैसे ही इन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, पार्टी बदल ली, नेता बच गए और ईडी की जांच के दायरे से बाहर हो गए। एक फोन कॉल बड़ा वायरल हो रहा था ना कि हेलो कौन, तो कहा हम ईडी से बोल रहे हैं। तो उसने कहा अरे भाई साहब, हमने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो उसने कहा फिर रॉन्ग नंबर। ये चुटकुला नहीं है, ये मजाक नहीं है, असल में ये हकीकत है। और यह हकीकत इस देश की आम जनता को समझाने के लिए ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर। जो पार्टी बदले वो बच गए। पहला नाम नारायण राणे का है, जो पहले शिवसेना और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जब उनके ऊपर ईडी ने अविघ्न हाउसिंग घोटाले का आरोप लगाया, जांच के दायरे में आए, पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन किया। जांच का क्या हुआ? आगे कोई कार्रवाई नहीं।
अगला नाम और बड़ा नाम आज की तारीख में हेमंत बिस्व शर्मा का है, जो असम के मुख्यमंत्री रहे। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। जब उनके ऊपर जांच बैठा दी ईडी ने गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की, और फिर हेमंत बिस्व शर्मा, उनकी आत्मा जागती है, अब वो बीजेपी की तरफ शामिल हो जाते हैं। आज की तारीख में वो असम के मुख्यमंत्री हैं, अब जांच के दायरे से बाहर हैं, और बीजेपी के वोट के दायरे को बढ़ाने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर विवादित बयान देने में अब वो योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकल चुके हैं। तीसरा नाम आपकी स्क्रीन पर शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। तब उनके ऊपर नारदा स्टिंग केस का दायरा आया, शिकंजा बढ़ा, ईडी ने जांच शुरू की, शुभेंदु अधिकारी की आत्मा जागी, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। आज की तारीख में वो ईडी के रडार से बाहर पश्चिम बंगाल में भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल, जिन पर एविएशन घोटाला था, आज वो बीजेपी के साथ हैं। कार्रवाई कब? छगन भुजबल, जिन पर बीजेपी ही आरोप लगाया करती थी कि महाराष्ट्र सदन घोटाला इन्होंने किया है, उन्होंने अपने इलाके में अपने परिवार के लोगों को भी लाभ दिया है, आज वो बीजेपी के साथ हैं। फिर इन पर कार्रवाई कब? हसन मुशर्रफ, शुगर मिल घोटाला, आज वो बीजेपी के साथ हैं। फिर लोग पूछते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई कब? और यह है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। इसीलिए विपक्षी दल के तमाम नेता अब लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि केवल भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया, केवल भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव ने किया, केवल भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन है। ये सारे बड़े बड़े नेता जो भ्रष्टाचार नहीं किए क्या? कुछ लोग तो यह भी सवाल उठा रहे हैं कि उस फाइल का क्या हुआ जिसने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऊपर भी सवाल उठा दिया था कि द्वारिका में कोई एक्सप्रेस वे अपनी अनुमानित लागत से कई गुना ज़्यादा महंगा हो गया। क्या हुआ उस फाइल का? लोगों का यह कहना है कि उस फाइल के निकालने के बाद जो बोलना था नागपुर के बड़े संघ से जुड़े हुए नेता नितिन गडकरी का, आजकल वो चुप रहने लगे हैं। ये जो 5-6 लोग जो सत्ताधारी दल के हैं, जिनके ऊपर ईडी जब तब मंडराती है, शायद ऐसा ही कोई केस तो नहीं, ऐसा विपक्ष पूछता है विपक्ष कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए वो लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं क्या? पूछता है विपक्ष कि जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में जाकर कहा कि जेल में जाएं, चक्के पीसिंग, और वही व्यक्ति जिसे पिछली बार जब सूरज के जागने से पहले राजभवन में ले जाकर डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी गई और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनाए गए थे, सरकार गिर गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, और उसके बाद दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां महाराष्ट्र की तोड़ ली जाती हैं। एक शिवसेना, उससे निकलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और दूसरी एनसीपी, जिससे निकलकर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। और अब कोई जेल में चक्की पीसिंग नहीं, वो लोग सत्ता एंजॉय करेंगे। ये विपक्ष का आरोप है कि ऐसी कौन सी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें बीजेपी का नेता चला जाए तो उसके ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं होती, और अगर कोई आंख में आंख डालकर लड़ने लगे तो वो ईडी उसके ऊपर कैसे आ जाती? लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आजकल दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कुछ बीच का रास्ता बचा कर इस्तेमाल करती हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वो निशाने पर हैं। लेकिन जो लोग सीधे आंख में आंख डाल करके, जैसे झारखंड की सरकार तो गिराने की कितनी बार कोशिश हुई, हेमंत सोरेन अड़ गए, और दूसरी तरफ वो सरना धर्म कोड से लेकर आदिवासियों के सवालों पर हिंदुत्व की पॉलिटिकल नैरेटिव को भीतर से चैलेंज करने लगे। अब वो ईडी के दायरे में है, अब गिरफ्तार कि तब गिरफ्तार। तेजस्वी यादव, जिन्होंने लगातार तलवार के खिलाफ कलम बांटने की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, एक साल में ऐतिहासिक रूप से 5 लाख नौकरियां बांट दी, जाति जनगणना करा दिया, और जाति जनगणना कराने के साथ साथ वो आज बिहार में एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहे हैं। अब उनके ऊपर ईडी का सम्मन है कि 5 को तेजस्वी यादव को पेश होना है। और वहीं अरविंद केजरीवाल, जिनका शायद ये कहना कि राजा चौथी पास है, राजा को बुरा लग गया। राजा ने इस बात को दिल पर ले लिया है। राजा दिल पर अगर कोई बात ले ले तो फिर वो भूलता नहीं। अपने सिपह सालारों को राजा ने काम पर लगा दिया है कि आज इसकी पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां हम देखते हैं, अब इस मुख्यमंत्री को ही जेल में डाल देते हैं।
पहले तो ऐसे कानून बनाए कि जो अरविंद केजरीवाल धारा 370 में संशोधन में बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे, लक्ष्मी गणेश की फोटो इकोनॉमी सुधारने के लिए नोट पर लगवाने के हिमायती थे, मंगलवार को हनुमान चालीसा करने लगे थे, उस अरविंद केजरीवाल को भी राजा ने नहीं बख्शा। और जब उसने यह कहानी सुना दी कि राजा चौथी पास है, अनपढ़ है, राजा ने दिल पर ले लिया है। अब राजा कहता है अब तो हम जेल में डालेंगे। इसलिए आज ही एक आरोप और लगाया गया कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक है उस मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला हुआ। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आज निशाने पर है, अपने सबसे बुरे वक्त में है। मुझे लगता है कि इस राजनीति को आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि ये जो जेल में डालना और मुकदमा करना है ये हर बार गलत नहीं होता। क्योंकि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल किसी भी इस तरह के आरोप लगने पर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, शरद पवार हों, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ट्वीट पर ट्वीट किए जाते थे, धुआं उठा है तो कुछ तो आग लगी होगी, कुछ तो गलत किया होगा, ये भ्रष्टाचारी हैं, झूठ बोल रहे हैं, अब इनको जेल में नहीं डाला जाए तो क्या होगा। देश के लिए इनको जेल में जाना चाहिए और जेल में जाने का मतलब भ्रष्टाचारी होना है। मुझे उम्मीद है कि वक्त सबको सबक सिखाता है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ये बात समझ रही होगी कि राजनीति कैसे छवियों को ध्वस्त कर देती है। यूं ही कोई चारा चोर नहीं बना दिया गया, यूं ही कोई टोटी चोर नहीं बना दिया गया, यूं ही कोई ताज कॉरिडोर घोटाले में दौलत की बेटी बनाकर नहीं बदनाम किया गया। यूं ही ये नहीं होता कि किसी की छवि को जनता की नज़र में ध्वस्त कर दो ताकि वो व्यक्ति जब आपके मुद्दों पर राजनीति करने आए तो जनता ही कहने लगे कि ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है। और अब इम्तिहान इस देश की जनता का है, क्योंकि टेलीविजन चैनल अयोध्या केंद्रित हो चुके हैं, राम राज्य के गुणगान में व्यस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद समय निकालकर दिन रात हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, डीके शिव कुमार और ऐसे तमाम नेताओं को विलन बनाने के लिए शो करने लगे हैं, समय निकाल लेते हैं। अगर वो टीवी देखने वाली जनता ये मान बैठेगी कि हाँ ये सारे विपक्षी दल के नेता चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गलत हैं, इन सबको जेल में जाना चाहिए और बीजेपी का कोई नेता जेल में नहीं होगा, फिर इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। इसलिए अब असली इम्तिहान चुनाव के ठीक पहले इस बात का है कि जरा इस देश की जनता की नब्ज पहचानी जाए। क्या इस देश की जनता को यह सारा राजनीतिक खेल समझ में आ रहा है? और अगर उसको ये सारा राजनीतिक खेल समझ में आ रहा है कि कहीं इस तरह के मुद्दों में आपके बच्चों का भविष्य तबाह करने की राजनीतिक तैयारी तो नहीं कर ली गई, अगर ऐसा होगा तो 24 के चुनाव पर इसका विपरीत असर भाजपा के ऊपर पड़ेगा। और अगर जनता को वही दिखता है जो उसे सत्ता दिखा रही है तो बधाई हो उस जनता को, वो एक नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसकी घोषणा आगामी आम चुनाव के बाद कर दी जाएगी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बात सही लगी हो तो इस प्रोफेसर की क्लासरूम को और ताकत दीजिए ताकि हम आपके मुद्दों को आपसे साझा करते रहें। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक देखते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।